आप देख रहे हैं सत्य विजन न्यूज और रोहतास खबरों के साथ मैं हूं श्रद्धा सत्या। खबरों के अंत में हम पूछेंगे इन्हीं समाचारों में से एक सवाल जिसका आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जवाब, और आप शामिल होंगे हमारे गिव अवे प्रोग्राम में जहां आप हो सकते हैं सम्मानित। आपके नाम को किया जाएगा अगले न्यूज बुलेटिन में शामिल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें। किसान विरोधी तीनों अध्यादेश के विरोध में सीपीआई एवं सीपीएम ने निकाला जुलूस। किसान विरोधी तीनों अध्यादेश के खिलाफ सीपीआई एवं सीपीएम के संयुक्त तत्वाधान में जुलूस निकालकर स्थानीय पोस्ट ऑफिस चौक पहुंच पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। पुतला दहन के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसान विरोधी अध्यादेश लाकर जन विरोधी कार्य कर रही है। आज 7 दिनों से किसानों द्वारा लगातार देश में विरोध हो रहा है और केंद्र सरकार किसानों के ऊपर लाठीचार्ज और आंसू गैस की गोली छोड़ रही है, जो जनतांत्रिक अधिकारों का हनन है। केंद्र की मोदी सरकार किसानों के आंदोलन को ताकत के बल पर कुचलना चाहती है, जो जनतंत्र पर हमला है। दूसरी तरफ राज्य सरकार किसानों के उपज का खरीद नहीं कर रही है। निर्धारित समर्थन मूल्य पर अब तक किसी किसान की उपज का खरीद नहीं किया गया है। उक्त सवाल को लेकर संगठन के कार्यकर्ता नारे भी लगा रहे थे। मौके पर सीपीआई के पूर्व जिला सचिव राम भरत सिंह, सीपीएम के अब्दुल अख्तार अंसारी, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के पूर्व राज्य अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर कुमार, शफीक खान, राजद के जिलाध्यक्ष गिरजा प्रसाद चौधरी, मोहम्मद कलामतदार हुसैन, दयाशंकर पांडे, विजय चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, राजमंगल पांडे आदि मौजूद थे। सासाराम के लोगों के लिए खुशखबरी। शशि होम ट्यूशन ब्यूरो की सासाराम में हुई शुरुआत, अभिभावकों को अब मिलेगी राहत। शशि होम ट्यूशन ब्यूरो के निदेशक शशि रंजन द्वारा सासाराम में अब घर जाकर बच्चों को ट्यूशन देने हेतु पहल शुरू की गई है, जिसकी पूरे सासाराम में चर्चा हो रही है और बड़ी तेजी से लोगों को इसका फायदा भी मिल रहा है। आपको बता दें कि यह संस्था अपने शिक्षकों को आईडी कार्ड भी प्रदान करती है, जिससे अभिभावकों को शिक्षक के बारे में पूरी जानकारी रहे। जो बच्चे जूनियर क्लासों में हैं, उन्हें इंग्लिश, साइंस और मैथ की ट्यूशन क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। वहीं 10+2 और ग्रेजुएशन के छात्रों के लिए केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कॉमर्स के एक्सपर्ट भी उपलब्ध कराए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आईआईटी, जी नीट, प्री फाउंडेशन के लिए भी एक्सपर्ट टीचर की उपलब्धता है। छात्रों की सुविधा के लिए मेल और फीमेल शिक्षक भी शशि होम ट्यूशन ब्यूरो में मौजूद हैं। शशि होम ट्यूशन ब्यूरो का कार्यालय एनेबर कंप्यूटर सेंटर, 2nd फ्लोर, रोहतास अल्ट्रासाउंड रोजा सासाराम में है, जहां संपर्क किया जा सकता है। ट्यूशन ब्यूरो का संपर्क सूत्र स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। दिनारा में बिक रहा था नकली सीमेंट, पुलिस ने की छापेमारी। स्थानीय पुलिस ने मंगलवार को देर शाम एनएच चौक के पास छापेमारी कर कृष्णा हार्डवेयर एवं गुप्ता हार्डवेयर दुकान से नकली जेके सीमेंट जब्त किया है। पुलिस ने जेके सीमेंट के मैनेजर ऑपरेशन रवि सिंह के बयान पर दोनों हार्डवेयर विक्रेताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। प्रभारी थानाध्यक्ष सुभाष कुमार ने बताया कि छापेमारी में कृष्णा हार्डवेयर से 40 किलो 8 पैकेट तथा गुप्ता हार्डवेयर से 13 पैकेट नकली सीमेंट जब्त किया गया है। घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए कंपनी के मैनेजर रवि सिंह ने बताया कि कंपनी को 1 माह पूर्व से ही दिनारा में नकली सीमेंट की बिक्री की सूचना मिली थी, लेकिन चुनाव एवं कोरोना के कारण कार्रवाई नहीं की जा रही थी। 3 दिन पूर्व हमारी कंपनी की टीम दोनों दुकानों पर ग्राहक के रूप में पहुंचकर जेके सीमेंट की मांग की तथा उसका बैच नंबर और सीरियल नंबर का मिलान किया, लेकिन बैच और सीरियल नंबर नहीं मिल पाया। टीम को नकली सीमेंट होने की पुष्टि हो गई तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस कप्तान रोहतास को दी गई। एसपी के निर्देश पर दिनारा पुलिस ने प्रभारी थानाध्यक्ष सुभाष कुमार के नेतृत्व में दोनों दुकानों पर छापेमारी कर कृष्णा हार्डवेयर से 8 तथा गुप्ता हार्डवेयर से 13 पैकेट नकली सीमेंट जब्त किया। पुलिस ने मैनेजर रवि कुमार के बयान पर कृष्णा हार्डवेयर तथा गुप्ता हार्डवेयर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षा में 1251 परीक्षार्थी भी शामिल, 99 रहे 11,000। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के सत्र 2019-21 के प्रथम वर्ष की परीक्षा बुधवार से सासाराम के 2 केंद्रों पर शुरू हुई। यह परीक्षा 14 दिसंबर तक चलेगी। प्रथम वर्ष की परीक्षा श्री शंकर इंटर स्तरीय स्कूल तकिया एवं रमा जैन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 पालियों में संपन्न हुई। परीक्षा सुबह 10 बजे से 1 बजे तक थी। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से 5 बजे के बीच हुई। दोनों पालियों को मिलाकर परीक्षा में कुल 1350 परीक्षार्थियों को शामिल होना था, जिसमें से 1251 उपस्थित रहे तथा 99 अनुपस्थित रहे। सदर एसडीओ मनोज कुमार ने कहा कि परीक्षा को लेकर सुरक्षा के चौक चौबंद व्यवस्था रही। परीक्षा अवधि में धारा 144 लागू किया गया है। परीक्षा केंद्र के आसपास फोटो स्टेट एवं इंटरनेट कैफे को बंद रखने को कहा गया है। परीक्षा अवधि में केंद्र के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्र पर भी पाबंदी लगा दी गई है। बता दें कि इसकी परीक्षा मार्च में होने वाली थी, लेकिन कोरोना से हुए लॉकडाउन में परीक्षा में विलंब हो गया।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एनसीटी से मान्यता प्राप्त डीएलएड कोर्स संचालित प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए परीक्षा तिथि जारी कर दी है। द्वितीय वर्ष की परीक्षा 10 दिसंबर से संचालित होगी। बदन में आग लगाकर छत से कूदकर युवक की दी जान। विक्रमगंज के आनंद नगर में एक युवक जितेंद्र मिश्र ने अपनी बदन में आग लगाकर दूसरी मंजिल से सीधे नीचे छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना बुधवार दोपहर की है, जब अपने मकान में जितेंद्र मिश्र बिल्कुल अकेले थे, तभी उन्होंने यह फैसला लिया और अपनी जान दे दी। घटना के बाद आसपास के जुटे पड़ोसियों ने घर के कमरे में जाकर आग बुझाई, जो जितेंद्र मिश्र द्वारा आत्महत्या करने के दौरान बदन में लगाई गई थी। युवक जब 2 मंजिल छत से नीचे गिरा तो उसके बदन के सभी कपड़े जल चुके थे। 80% से ज्यादा जला युवक मौके पर ही दम तोड़ दिया। युवक की पहचान काराकाट थाना क्षेत्र के कुचिला गांव निवासी के रूप में हुई है, जो विक्रमगंज आनंद नगर में अपने पैतृक गांव में रहता था। जिस कमरे में युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया, उस कमरे के काफी सामान भी जल चुके हैं। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और जितेंद्र मिश्र के शव के कब्जे को लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया। घटना की जानकारी जितेंद्र मिश्र के परिजनों को दे दी गई है। इस संबंध में डीएसपी राजकुमार से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल ब्रेक, चल लौटते हैं। हम मिलाएंगे जिले और प्रदेश की उन शख्सियतों से जिन्होंने बनाई है एक खास पहचान। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, जिनसे मिलकर मिलती है बहुत सारी प्रेरणा, बहुत सारी सीख। लेकिन इस तरह की प्रतिभाएं भी रह जाती हैं कई बार सारे समाज से अनभिज्ञ, और सारा समाज रह जाता है इनसे अपरिचित, नहीं ले पाता इनका लाभ। उन प्रतिभाओं से, उन मेहनतकशों से, उन शायरों व कलाकारों से हम कराएंगे आपकी मुलाकात एक खास प्रोग्राम गूदड़ी के लाभ। तो बस थोड़ा सा कीजिए इंतजार, जल्द आ रहा है गूदड़ी के लाल, सिर्फ और सिर्फ सत्य विजन न्यूज पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्य विजन न्यूज में। रोहतास में जाम की समस्या से जूझ रहे हैं लोग। रोहतास से गुजरने वालों को जाम की समस्या से इन दिनों जूझने से परेशानी हो रही है। बताते चलें कि दीपावली, धनतेरस और छठ आदि त्योहारों के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि त्योहार खत्म होने पर सड़कों पर जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी, परंतु ऐसा देखने को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के समय क्षेत्र में बहुत सारी शादियां कोरोना काल में लागू हुई, लॉकडाउन के कारण टल गई थी। वहीं शादियों कोरोना काल में बचते बचाते लोगों द्वारा संपन्न की जा रही है। सड़कों को जाम लगने का प्रमुख कारण दोपहिया वाहन, टेम्पो आदि को अनमने ढंग से सड़क पर गाड़ी लगाकर बाजार करने के लिए चले जाते हैं, और वहीं स्थानीय प्रशासन की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बताते चलें कि रोहतास में न तो गाड़ी लगाने के लिए पार्किंग की व्यवस्था है और न ही टेम्पो वालों का स्टैंड है। वहीं बाजार से मुख्य रास्ते सामुदायिक सुलभ शौचालय के समीप NH2C पर वाहनों का जाम लग गया है। देखते ही देखते वाहनों की लंबी कतार खड़ी हो जा रही है। वहीं वाहन वालों की तो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही बाजार करने पहुंचे दूर दराज से लोगों को भी अपने हाथों में भारी भरकम सामान लिए हुए जाम हटने का इंतजार करते हुए देखा गया। जबकि बताते चलें कि इन दिनों क्षेत्र में शादी विवाह लगन का समय चल रहा है। लोगों द्वारा साथ अपने घरों में शादी विवाह की तैयारी हेतु बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। वहीं लोगों को जाम की समस्या होने से दोहरी परेशानी का सबब बना हुआ है। बाजार में अतिक्रमण व जाम की वजह से हादसों की भी आशंका बढ़ी रहती है। कब्जे के चलते बाजार में फुटपाथ का अस्तित्व भी खत्म हो चुका है, इससे लोगों को चलने के लिए भी जगह नहीं मिलती। लोग रोड पर चलते हैं, ऐसे में कई बार दुर्घटना हो सकती है। पहली बार विक्रमगंज में नहीं मिला कोई कोरोना पॉजिटिव। रोहतास जिले में 21 मार्च को पहली बार कोरोना पॉजिटिव केस की एंट्री हुई थी और धीरे धीरे आंकड़ा करीब 7,000 के करीब पहुंच गया। लेकिन मंगलवार को पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि विक्रमगंज अनुमंडल में मंगल रहा। अनुमंडलीय अस्पताल में 73 लोगों की कोरोना जांच हुई, लेकिन सबकी रिपोर्ट नेगेटिव रही। ये शून्य विक्रमगंज के लोगों के लिए खुशियों से भरा रहा। महामारी का असर कम होने और मरीजों की संख्या घटने से संख्या शून्य पर आ गई है। जिले के आंकड़ों पर नजर रखा जाए तो 43 से करीब लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों का कहना है कि संक्रमण दर घटने, गंभीर मरीज कम आने और तुरंत इलाज कराने से हालात सुधरने लगे हैं। विक्रमगंज अनुमंडल मुख्यालय स्थित कोविड अस्पताल के बेड पहली बार 100% खाली रहे। वहीं 21 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव मरीज की विक्रमगंज की एक मरीज की मौत एम्स पटना में हो गई थी। उसके बाद अब तक एक भी मौत कोरोना से अनुमंडल क्षेत्र में नहीं हुई है। रोग के बावजूद खेतों में जल रही है पराली।
सरकार के पराली नहीं जलाने के निर्देश के बावजूद दावत वसूलीपुरा प्रखंड के किसान खेतों में बेरोक टोक पराली जला रहे हैं। बिहार सरकार किसानों को जागरूक करने के लिए अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार प्रकाशित करा रही है। पराली जलाने से कृषि भूमि को होने वाले नुकसानों को बता रही है। वहीं पराली जलाने पर किसानों पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दे रही है। इसके बावजूद किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि सरकार ने कृषि विभाग के अधिकारियों को गाँव-गाँव घूमकर किसानों को जागरूक करने और निर्देश का पालन नहीं करने पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश भी दिया है। परंतु कृषि विभाग के कर्मी व अधिकारी किसानों को पराली जलाने से रोक नहीं पा रहे हैं। इसका कारण ये है कि या तो कृषि विभाग उनको पराली जलाने के नुकसान को नहीं समझा पा रहा है अथवा किसानों के पास पराली जलाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। कुछ किसानों ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि जो धान की फसल हार्वेस्टर से काटी जाती है उस धान के पौधे का डंठल खेत में बिखर जाता है, इसे समेट कर रखना मुश्किल और खर्चीला होता है। वहीं रबी फसल लगाने में भी देर होती है। विभाग इसके लिए कोई दूसरा विकल्प भी नहीं बता रहा है। कुछ किसान कहते हैं कि कृषि कर्मी कभी गांव में आते ही नहीं है। BAO नंद कुमार पासवान ने बताया कि मैं लगातार गांव में घूमकर किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए प्रेरित करता हूं। पराली से कंपोस्ट खाद तैयार करने के तरीका बताता हूं। किसान पराली नहीं जला रहे हैं। यदि कहीं पराली जलाने की सूचना मिलती है तो उसकी जांच की जाएगी। बालू लदे ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, एक की मौत, दूसरा गंभीर। नासरीगंज के वार्ड 2 के 28 वर्षीय मोहम्मद इरशाद आलम का बाइक से अपने भाई शादाब आलम के साथ दाऊदनगर अपने ससुराल से डीएलएड की परीक्षा देने पटना जाने के क्रम में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम के उपरांत नासरीगंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 स्थित पोस्टल रोड में मृतक के घर पर शव पहुंचने के बाद रोते बिलखते माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, मित्र एवं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। मृतक 5 भाई और 1 बहन में सबसे बड़ा था। मृतक के पिता पशु चिकित्सक कर्मी पटना जिले के मसौड़ी थाना क्षेत्र के दही भवता मोहल्ला के निवासी थे, जो विगत 2 दशकों से जिले के विभिन्न पशु चिकित्सा अस्पतालों में पशुपालन विभाग के अंतर्गत सहायक के पद पर कार्यरत रहने के कारण परिवार सहित नगर क्षेत्र में किराए के मकान में रहते थे। वर्तमान में मृतक के पिता विक्रमगंज पशु अस्पताल में कार्यरत हैं। इससे पूर्व नासरीगंज प्रखंड के पशु अस्पताल में काफी दिनों से पदस्थापित थे। मृतक की 1 सप्ताह पूर्व 25 नवंबर को औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर थाना क्षेत्र के पिपराही में बेबी तमसूम के साथ धूमधाम से निकाह हुआ था। धान बिक्री के लिए किसानों को और करना होगा इंतजार। पैक्सों में धान बेचने के लिए सदस्य किसानों को अभी और इंतजार करना होगा। सहकारिता विभाग ने धान अधिप्राप्ति के लिए गाइडलाइन जारी नहीं किया है। जो स्थिति और सूचनाएं मिल रही हैं, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यदि गाइडलाइन शीघ्र जारी हो भी जाती हैं, फिर भी अधिप्राप्ति के लिए अन्य प्रक्रिया पूरी होने में 2 सप्ताह से अधिक का समय लग जाएगा। मतलब ये है कि 15 दिसंबर से पहले खरीद करना मुश्किल नजर आ रहा है। इससे अधिक लेट लगती संभव है। कहीं ऐसा न हो कि नए साल में ही खरीद शुरू हो सके, क्योंकि व्यवस्थागत नियम कायदे भी कम बाधक साबित नहीं होते। केंद्रीय सहकारी बैंक एवं राज्य खाद्य निगम के तिकड़म भी कम नहीं होते हैं। सामान्यतः धान अधिप्राप्ति की शुरुआत 15 नवंबर से ही हो जाती थी। इस साल अधिप्राप्ति में विलंब की वजह विधानसभा सदस्यों के चुनाव तथा नई सरकारों के गठन को भी माना जा रहा है। फिलहाल आज के समाचार बुलेटिन सतत नहीं, आपका दिन मंगलमय हो। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, घर में सुरक्षित रहिए, कोरोना महामारी से बचकर रहिए, 3 से 6 फीट की दूरी बनाकर रहिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अपने अगले बुलेटिन में। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर हमारी कोशिश आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आज का सवाल आज के समाचार बुलेटिन में सही है। इन सवालों का आप अपने कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए और हमारे गिव अवे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। तो आज का सवाल है, रोहतास में अब तक कुल कितने लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है? ऑप्शन नंबर A 43, ऑप्शन नंबर B 47। अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।